वेलकम चेतन। आज का जो टॉपिक है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। आजकल इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं ऐसे लोगों की तरफ से जिनको ज़ीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट में, एंड आई एम श्योर कि आपका जो नॉलेज है और आपका जो इंसाइट्स है वो उनको गाइडेंस देने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, नो डाउट जानकी। आज का हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस है वो अभी ऑप्शनल स्किल नहीं रही। आप ऐसा मार्केट में जाके नहीं बोल सकते कि भाई स्टॉक मार्केट सीखना है तो सीखेंगे, या तो एक जॉब से काम चल जाएगा या तो एक बिजनेस से काम चल जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। उसमें आपको फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मेकिंग, वेल्थ बिल्डिंग, पैसा कैसे मैनेज करना है, एक बार पैसा कमा लो तो ये सब काफ़ी सारी स्किल्स और नॉलेज आपको मिलती है जो आपको कोई भी फील्ड दे नहीं सकता। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ही आप इसको सीखोगे, और भी आपको हज़ारों चीज़ों को सीखने में आपको मज़ा भी आएगा। और मैं मानता हूँ कि हर एक के फैमिली में एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसको थोड़ा डीप नॉलेज हो जाना चाहिए ये सब टॉपिक्स का। सो आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक चुना है इस एपिसोड के लिए। और आई नो कि जो लोग बिगिनर्स होते हैं, चाहे तो स्टॉक मार्केट के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो काफ़ी लोग डरते हैं, काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस होता है। सब कुछ आपने सही बताया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चेतन आप बताएं कि स्टॉक मार्केट से इतना डराया क्यों जाता है। ओके, अगर हम मिडिल क्लास में हैं तो हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, उसमें स्टॉक मार्केट को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि वेल्थ बन सकती है हमेशा बिजनेस से, और वेल्थ बन सकती है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट भी अल्टीमेटली एक बिजनेस का ही फॉर्म होता है। काफ़ी दूसरे फॉर्म से कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते। हाँ, आप अब जॉब कर रहे हो, घर चल रहा है, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मीट कर रहे हो, और हमेशा ये देखा गया है कि जहाँ से वेल्थ बन सकती है वो सभी ऑप्शंस के बारे में डराया जा रहा है। तो आपने बोला कि स्टॉक मार्केट के बारे में जनरली डराया जाता है, बात सही है, बट आप ये भी ऑब्जर्व करो कि बिजनेस अब जब करने जाओगे तो भी आपको डराया जाएगा। सो अल्टीमेटली जहां पे आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हो वो सभी रिसोर्सेज के बारे में कोई ना कोई तरीके से हमको डराया जाता है। अब डरने का रीजन भी एक बहुत वैलिड है कि काफी सारे जो इंडिया की सोसाइटी है, या तो जो डेवलपिंग कंट्रीज की सोसाइटी है, उसमें ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास का या तो लोअर मिडिल क्लास का होता है। तो बहुत मेहनत से पैसा कमाया होता है, वहाँ पे रिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, एंड्स मीट करना होता है। तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म का हमारा माइंडसेट हो जाता है। वो माइंडसेट हमेशा हमें रिस्क लेने से थोड़ा स्टॉप करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो बिजनेस हो। तो एक बायस होता है, नो डाउट, बट हम ट्राई करेंगे हमारे वीडियोस के थ्रू मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके हम मिसगाइड ना करें, पर थोड़ा डर को हम कोशिश करेंगे उसको रिड्यूस करें, और थोड़ी अच्छी गाइडेंस भी हम देंगे। थैंक यू चेतन। तो आप बताएं कि सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट का क्या मीनिंग है। ओके, अगर किसी को मुझे समझाना हो कि जिसको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल पता नहीं है, और उसको अगर मैं सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट की दुनिया है क्या, तो एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कि आप कॉलेज में हो, आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो, कोई नेबरहुड में रह रहे हो, किसी को एक फास्ट फूड का बिजनेस एस्टेब्लिश करना है कि बर्गर, पिज्जा, सैंडविच बेचना है, आजकल वो ज्यादा चलता है। और फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में कोई अच्छे हैं जो आपके फ्रेंड भी है, नेबर भी हैं, उनको लेट्स से कि 10 लाख रुपए की जरूरत है कि भाई ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब 10 लाख हर किसी के पास होता नहीं है, तो हो सकता है कि वो पूरी सोसाइटी में 10-12 लोग मिलके सब लोग 1-1 लाख 50,000 रुपए डाल के इसको हेल्प करें, राइट। तो वो 10-12 लोग क्या हुए, इन्वेस्टर हुए किसी के बिजनेस में, राइट। सो लेट्स से कि मैंने 1 लाख डाले, आपने 1 लाख डाले, हमारे किसी कोई फ्रेंड ने 1 लाख डाले, सबने 1-1 लाख डाल के 10 लाख रुपए डाले। तो हमारा शेयर वो बिजनेस में 1 लाख रुपए जितना हुआ, मतलब करीबन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो 10% हुआ। मेरा शेयर 10% है। तो जो शेयर बोलते हैं ना, वहां से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वर्ड आया है। कि स्टॉक मार्केट या तो शेयर मार्केट मतलब मेरा किसी के बिजनेस में हिस्सा। अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि किसी की फास्ट फूड का बिजनेस था, उसमें हमने 1 लाख रुपए का हिस्सा लिया 10% का। पर अगर कल जाके 1 लाख रुपए में रिलायंस में डालता हूँ
तो भी रिलायंस में मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। शायद वो हिस्सा 1% होगा या तो 0.1% होगा, पर छोटा सा, पर मैं एक पार्टनर हूँ रिलायंस के लिए। या तो 1 लाख रुपए मैं SBI में डाल दूं बैंक में, तो मैं हिस्सेदारी अपनी वहां पे क्लेम कर रहा हूँ। आई एम अ पार्टनर विथ SBI और रिलायंस। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप अलग अलग बिजनेस की हिस्सेदारी खरीदने जा सकते हो। कि आई वॉन्ट अ शेयर ऑफ रिलायंस, आई वॉन्ट अ शेयर ऑफ ICICI बैंक, आई वॉन्ट अ शेयर ऑफ Pidilite, आई वॉन्ट अ शेयर ऑफ SCC और L&T। सो जब आप स्टॉक बाय करते हो, वो शेयर होता है किसी के बिजनेस का शेयर, और जहां पे ये सब बिकता है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक मार्केट या तो कि शेयर मार्केट। अच्छा, वाह, नाइस। अब जैसे हम कई बार सुनते हैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनसे कि मेरा पैसा डूब गया स्टॉक मार्केट में, या इसका पैसा डूब गया। तो कैसे डूब जाते हैं लोगों के पैसे? या अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, फिर आप अपने रिलेटिव्स को मैरिज फंक्शन में मिलोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और आपके फ्रेंड्स वगैरह काफी लोग बोलेंगे भाई स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूब जाता है। हाँ। अब पैसा डूब जाता है ऐसा क्यों कॉमन है, क्यों लोग बोलते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लेट्स से कि आप स्कूल में जाते हो, लेट्स से कि आप कॉलेज में जाते हो, आपको MBA करना है, आप UPSC के एग्जाम देते हो, आपको कुछ भी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, भगवान को प्रार्थना भी करते हैं हम लोग। पर आप यही चीज देखना कि जब बंदा स्टॉक मार्केट में आता है तो कुछ दिन रात मेहनत नहीं करना है उनको। जो लोग आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव है जो आपको बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं कि जिन लोगों ने मेहनत नहीं की होती, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसे डाल दूं मेरा पैसा कुछ बन जाएगा, स्टॉक मार्केट में तो क्या मेहनत करने की। पर दुनिया की सबसे बड़ी डेंजरस थिंकिंग वही है कि जहां पे वेल्थ बनाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां पे लोग मेहनत नहीं करते। जहां पे हमको एक छोटी सी जॉब मिलती है, जहां पे हम लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करना जानते हैं, जहां पे 2 छुट्टियां भी हम नहीं ले सकते, वहां पे हम स्कूल में पढ़ते हैं, बोर्ड की एग्जाम देते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पेरेंट्स का भी इतना ध्यान होता है सिर्फ एक सैलरी लेने के लिए। हालांकि वो बुरी बात नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं भी एक जॉब ही करता था काफी साल तक, बट जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो क्या कोई कोचिंग मेंटरशिप लेना, क्या सीखना, देखते हैं पैसा बनेगा कि नहीं। तो हम आंख पे पट्टी बांध के जब काम करते हैं ना, तब उसमें लॉस होता है, इसलिए बोलते हैं कि पैसा डूब गया। अच्छा, अब उन्हीं लोगों को पूछो कि अगर आपने कॉलेज की थी, आपको डॉक्टर बनना था, MBA, तो क्या आपने आंख पे पट्टी बांधे कि MBA करते हैं, देखते हैं जो होते, ऐसा नहीं होता ना। अगर वहां पे वो एटीट्यूड रखता तो वहां पे भी पैसे डूबते। सो इट द डिसिप्लिन नहीं होता, इसलिए कोई भी फील्ड में पैसा डूबता है। राइट। जैसे सुना है कि पैसा बनता भी है स्टॉक मार्केट में, वो कैसे? सो मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब मैं स्टॉक मार्केट के फील्ड में आया तो काफी सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगा था, और नो डाउट मैंने भी मिस्टेक्स की थी, मुझे भी लॉस हुआ था, फेलियर मैंने भी फेस किया हुआ है। बट मैंने एक चीज ये भी नोटिस की कि मार्केट में, हमारी सोसाइटी में 2 तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो या तो आप पैसा डुबा रहे होगे या तो आपको बहुत बड़ा पैसा मिल रहा होगा। बीच वाला कोई एंगल नहीं होता है इसमें, क्योंकि आप अगर कैपेबल हो तो आप पैसा बना लोगे, ये सब दुनिया जानती है। तो स्टॉक मार्केट में नो डाउट जहां पे पैसा डूबता है तो पैसा बनाने वाले भी लोग हैं। सो अगेन मैंने जो लॉजिक दिया उसका एकदम अपोजिट हम लॉजिक अप्लाई करने की ट्राई करते हैं कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में आता है सही इंटेंशन से, सही डिटर्मिनेशन से, अपने आप को उसको स्टॉक मार्केट के लिए ढालता है, जो सीखना है वो सीखेगा, अपने आप को तैयार करेगा, तो बहुत बड़ा लाइफ टाइम का पैसा बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि आप कितना कमाओगे, इट्स अप टू यू। तो इसलिए जो लोग इसको सही तरीके से लेते हैं ना, वो पैसा बना के जाते हैं। इसलिए कुछ पैसा बनाते हैं और कुछ लोग डुबा जाते हैं। तो चेतन, जैसे हम कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है शुरुआती, जैसे कोई फ्रेशर होता है, तो स्टॉक मार्केट में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो खुद का जैसे बिजनेस हो गया, तो यहाँ पे कोई एक्सपर्टीज चाहिए क्या हमें? देखो, ये भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि स्टॉक मार्केट में फाइनेंस का नॉलेज चाहिए होगा, अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए होगा, मुझे बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, मुझे तो ये सब नहीं आता। नो डाउट एक लेवल पे आपको डीप में जाना हो तो आप जा सकते हो, बट इसका मतलब नहीं है कि इसके लिए आपको कोई डिग्री चाहिए फाइनेंस में। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुझे ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली की सिचुएशन के हिसाब से। मेरे काफ़ी सारे ट्रेडर है, या तो जिसके पास से मैंने सीखा है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की थी, जिन्होंने फर्स्ट ईयर भी कॉलेज का देखा नहीं है, अलग अलग कंडीशंस अपनी फैमिलीज की वजह से। तो किसी के पास, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई आपको डिग्री चाहिए या तो एक्सपर्टाइज चाहिए।
एक कॉमन आपने जो स्कूल में जो सीखा होता है ना मैथ्स वगैरह, वो भी आप इतना भी आपको आता है तो भी स्टॉक मार्केट में काम चल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके लिए अकाउंटिंग की डिग्री चाहिए, फाइनेंस की है तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ तभी कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप में इंटरेस्ट आता जाएगा आप खुद काफी सारी चीजों का सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो ऐसा कुछ है कि स्टॉक मार्केट में जैसे कोई आना चाहता है, कई लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं जिनके पास कुछ सेविंग नहीं होती है, तो इसके लिए क्या कोई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए? इनिशियल लेवल पे जब आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हो तो देयर इज नो एनी कैप। आप 5,000 से स्टार्ट करो, किसने मना किया है? आप 10,000 से स्टार्ट करो, किसने मना किया है? स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि आपको SBI के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको IDFC बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो भले ना आप 2 क्वांटिटी लो, 5 क्वांटिटी लो, समझो इस चीज को, टेस्ट करो, वेरीफाई करो, सीखो, एक इंडस्ट्री को पकड़ो। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपका ब्रोकर या तो गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपको इतना पैसा चाहिए। उसी तरह से ट्रेडिंग जो है, अलग अलग टाइप्स के काफ़ी सारे ट्रेडिंग के टाइप्स ऐसे हैं जो बहुत कम कैपिटल में भी आप टेस्ट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली मिडिल क्लास लोगों के लिए है कंपेयर टू इवन वेल्दी पीपल। वाई? जो लोगों के पास पैसा है ना उसके लिए तो स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन है। वो रियल एस्टेट में भी पैसा डालेंगे, वो अलग अलग तरीके के बिजनेस में भी इन्वेस्टर बनेंगे, वो इंडिया के बाहर भी जाएंगे। उसके पास 10 ऑप्शन है अगर उसको और वेल्थ ग्रो करनी है तो। पर जिसके पास पैसा लिमिटेड है, आप जॉब कर रहे हो, आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं डाल सकते, आप इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, आप किसी के बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे? आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे। तो मुझे लगता है कि हमको तो ऐसा देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मिडिल क्लास पीपल। मेरा ऐसा मानना है। तो इन जनरल अगर स्टॉक मार्केट से कोई कमाना चाहता है तो कैसे कमाएगा? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं इसमें से पैसा कैसे बनाऊं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कमाने का। स्टॉक मार्केट में कमाने के सिर्फ 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एज ए इन्वेस्टर पैसा कमाओ, कि आप कंपनियों में इन्वेस्ट करो, स्टॉक ले लेके इन्वेस्ट करो, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न कमाओ। दूसरा एक तरीका होता है कि आपके पास थोड़ा टाइम होता है, आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, कि भाई आपने इंट्राडे किया, आपने स्विंग ट्रेडिंग किया, ऑप्शन ट्रेडिंग किया। ये हर एक के बारे में काफ़ी सारे एपिसोड्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं या तो बनाने भी वाले हैं। बट हाँ, बेसिकली 2 मेन चीज़ होती है कि आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाओ या तो आप इन्वेस्ट करके पैसा बनाओ। अगर आपकी कैपिटल बहुत अच्छी है तो आपको डिविडेंड बोनस भी मिलता रहता है, पर वो बहुत अच्छी कैपिटल हो तो की बात कर रहा हूँ। हालांकि कमाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप ट्रेडिंग करके कमाओ पैसा या तो आप इन्वेस्टमेंट करके कमाओ पैसा। अब जैसे कोई स्टॉक मार्केट शुरू करता है तो कितना रिटर्न कमा सकता है? ओके, अब ये जो रिटर्न कमाने वाली बात है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है आंसर करना। इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हो तो कोई रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बेस पे मुझे ऐसा लगा कि रिलायंस का स्टॉक तो बहुत अच्छा है। अब रिलायंस अगले 2 साल 5 साल में कितना रिटर्न देगा, इवन आई डोंट नो। इवन जो रिलायंस के जो मैनेजमेंट होता है उनको भी पता नहीं होता है। द रीजन इज कि आज से 2 साल बाद इंडिया की इकोनॉमी कैसी होगी, कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी। हाँ, उनके पास डेटा होता है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया होता है। बट जैसे कि रिलायंस ने रिसेंटली जियो में पूरा डाइवर्सिफाई किया, तो अगले ये सब प्लान आउट होती है चीजें, पर किस स्केल पे होगी, कितना उसमें सक्सेस फेलियर मिलेगा नहीं पता होगा। जैसे काफी सारी कंपनी फेल होती है, काफी सारी कंपनी मर्ज हो जाती है, राइट। सो रिटर्न का यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट आप कितना भी कमा सकते हो। जब बात करें ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में कई बार कुछ लिमिटेशंस आ जाती है कि भाई आप कितना कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग आप करोगे आपकी कैपिटल पे। अब आपकी कैपिटल कितनी है, इसमें आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरी कैपिटल 50,000 है और मैं कम रिस्क ले रहा हूं तो मुझे कम रिटर्न मिलेगा। पर आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, सेम रिस्क आप लोगे पर परसेंटेज वाइज आप ज्यादा कमा जाओगे ना। क्योंकि 50,000 का अगर मैं 10% रिटर्न गिनता हूं तो 5,000 मिलेगा, पर आपको 5 लाख पे तो 10% मतलब 50,000 कमा लोगे आप। हो सकता है मैं ज्यादा रिस्क ले लूं, हो सकता है आप ज्यादा रिस्क ले लो। तो रिटर्न का आई कैन नॉट गिव यू के 10-20%। इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, कितना रिस्क ले रहे हो क्या। बट हाँ, हम ट्रेडिंग स्पेसिफिक जब वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर ट्रेडिंग टाइप में एग्जैक्टली कितना रिटर्न कमाया जा सकता है। तो लाइक ये सब चीज़ें जो हैं, सीखना समझना, इसमें कितना समय देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में? मुझे लगता है कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मेरे पास ऐसे ट्रेडर भी है जो रात नेटफ्लिक्स वगैरह बंद करके ये सब चालू कर देते हैं। सी, ये सब क्वेश्चंस तभी आते हैं ना कि जब कई बार हमको इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ। जब इंटरेस्ट होता है तो पूरा रात हम OTT प्लेटफॉर्म पे तो बैठ जाते हैं,
बिंज वॉचिंग कर देते हैं। तो काफ़ी लोगों को स्टॉक मार्केट में जब इंटरेस्ट होता है ना, तब यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े, मेरी वेबसाइट पे वीडियोस पढ़े, काफ़ी और लोगों की वेबसाइट्स पे वीडियोस होते हैं, आप देखना चालू करो, देयर इज नो एनी लिमिट। सो आई कैन नॉट टेल यू कि इट इज रिक्वायर 3 months और 6 months, इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, अगर आप जॉब करें, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो रोज का आधा घंटा डालो, वीकेंड में भी 2-3 घंटे डालो, आपके लिए इनफ है बेसिक्स कवर करना। देयर इज नो एनी थिंक कि भाई ये कॉम्प्लेक्स और मुझे बहुत सालों देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी बार सुना है जब स्टॉक मार्केट की टर्म्स हम सुनते रहते हैं मार्केट में कि डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग है। क्या होता है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट? ओके, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से तो आप कर नहीं सकते, उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट खोलाना पड़ता है आपके ब्रोकर के यहाँ। अच्छा। आजकल काफी सारे ब्रोकर भी मार्केट में आ गए हैं। वो ब्रोकर के यहाँ जो अकाउंट खुलता है उसको बोला जाता है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि जिसमें आप ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। आप बोलोगे रिलायंस में मैं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरा और रिलायंस का कोई नाता नहीं है, मैं तो छोटा मोटा ट्रेडिंग करके, मैं तो सुबह 9 बजे ट्रेड करके 10 बजे भी निकल जाऊँ पोजीशन में, या तो मंडे को ट्रेड करके ट्यूसडे भी निकल जाऊँ मूवमेंट के हिसाब से, तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का एक अलग पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब डीमेट मतलब डीमटेरियलाइज अकाउंट। डीमटेरियलाइज एक वर्ड है, इसको शॉर्ट किया गया है जिसको बोला गया है डीमैट। तो ये डीमेट क्या था, पहले के टाइम में लोगों के पास शेयर सर्टिफिकेट होते थे, अलग अलग कंपनियों के एकदम फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे, वो आपको रखने पड़ते थे अपनी अलमारी में। जी, मेरे पापा के पास भी था। हाँ, अब उसमें हेडेक क्या होता था कि जब आपको सेल करना होता था तब बायर ढूंढना मुश्किल हो जाता था ना। पूरे इंडिया में बायर कहाँ ढूंढोगे, वाया ब्रोकर ढूंढ सकते हो बट इट टेक्स टाइम। अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्रेड करोगे तो मिली सेकंड में सब लाखों करोड़ों का ट्रेडिंग होता है। वो फैसिलिटी अचीव करने के लिए दुनिया की हर एक गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बोला कि आप शेयर सर्टिफिकेट को छोड़ो, उसको कन्वर्ट करा लो डिजिटल फॉर्म में। तो वो कन्वर्ट कराने की प्रोसेस को बोलते हैं कि पहले ये मटेरियल फॉर्म में था, अब ये हम डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो डीमेट मतलब क्या कि ऐसी कोई आपकी जगह जो डिजिटल जगह है, वहां आपके स्टॉक्स के सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। जैसे कि आज की तारीख में मैं मेरा डीमेट अकाउंट आपको बताऊं लॉग इन करके पासवर्ड डाल के, तो आपको दिखेगा कि भाई वहां पे रिलायंस के कुछ शेयर पड़े हैं, कोई टीसीएस के पड़े हैं, जैसे हम अलमारी समझ लेते हैं। तो एक अकाउंट होता है और ये प्रोसेस 5 मिनट की प्रोसेस है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ब्रोकर के यहाँ आप ऑनलाइन ही सबमिट करते हो, अपनी सेल्फी खिंचवाते हो और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो, तो सीधा आपका डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, जो भी एक फेसबुक अकाउंट जैसा ही लगता है, एक बैंक अकाउंट जैसा ही लगता है और कुछ उसमें डिफिकल्टी नहीं होती। काफी सारे डेमो भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि ब्रोकर के पास हम ओपन करवाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, कैसे ट्रस्ट करें, कौन ब्रोकर हम किसके पास जाना चाहिए, किसके पास ओपन करवाना चाहिए अकाउंट? एक बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है ना। ओके, आजकल बहुत सारे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और आज के जो ब्रोकर्स है उनको बोला जाता है डिस्काउंटेड ब्रोकर। पहले फुल सर्विस ब्रोकर थे। फुल सर्विस ब्रोकर मतलब आप उनकी ऑफिस पे जाओगे, चाय पानी होगा, आपको पर्सनली भी वो काफी सारे आपके टच में रहेंगे, एक ह्यूमन कनेक्शन रहता था। पर वहां पे ये होता था ब्रोकरेज के चार्जेस बहुत ज्यादा थे। जैसे मैं कुछ कमा रहा हूं तो मेरा चार्जेस ही बहुत ज्यादा होता था। काफी पिछले 5 सालों में ऐसे ब्रोकर आए, न्यू एज ब्रोकर, कि जिन्होंने ऐसा सोचा कि लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आजकल एप्लीकेशन का जमाना है, फेस टू फेस मिलना जरूरी नहीं है, अगर हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देंगे तो सोल्व हो जाएगा। तो उन्होंने अभी चार्जेस 90% रिड्यूस कर दिए। पहले के जमाने में जो चार्जेस थे अभी 90% रिड्यूस हो गए, तो ब्रोकरेज एकदम चीप हो गया। डिस्काउंटेड ब्रोकर्स में भी काफी सारे बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं। उसमें जो अच्छे ब्रोकर है उसके साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप भी की है, उसकी आपको डिटेल्स वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे मिल जाएगी। बट आई एम नॉट अ बायस पर्सन कि भाई हाँ मैंने पार्टनरशिप की है, पर मैंने पार्टनरशिप करने का रीजन ये होता है कि मैं काफी सारे उनके पास काम निकलवा सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम है तो आपके बिहाफ पे वहाँ पे वॉइस रेज कर सकता हूँ। कोलैबोरेशंस होता है काफी सारे एजुकेशन वगैरह चीजों का। बट अगर ब्रोकर को जानना पहचानना है तो उसके कुछ, जैसे कि 2-3 में एक क्राइटेरिया समराइज कर देता हूँ कि ब्रोकर कितने सालों से है मार्केट में, उसकी टेक्नोलॉजी में इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में, और ओवरऑल उसकी रेपुटेशन पैसों के लेके कैसी है। आप गूगल सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा कि क्या कभी भी कोई फ्रॉड में, स्कैम में इन्वॉल्व था, नहीं था। और आपकी एक ट्रेडर कम्युनिटी है फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे, तो एक ट्रेडर कम्युनिटी अभी एक कॉमन हो जाता है कि भाई ये 5 से 7 ही ब्रोकर अच्छे हैं, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कुछ ट्रेडर के ग्रुप में जुड़ोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉप ब्रोकर्स हैं। तो मैं बायस होके मैं 3-4 का नाम नहीं लूंगा, वो अनफेयर होगा। मेहनत हर एक लोग कर रहे हैं, अच्छे से ब्रोकर्स हैं, इंडिया में बहुत ऑप्शंस है। जैसे ही आप ट्रेडिंग की दुनिया में आओगे आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि कौन से सही है, कौन से सही नहीं है।
मैं जब छोटी थी मेरे पापा को मैं ऑब्जर्व करती थी, वो भी ऐसे ट्रेडिंग करते थे, तो हमेशा वो टीवी में देखते रहते थे प्राइस अप गए, प्राइस जो है वो डाउन गए। तो कैसे होता है स्टॉक मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा कैसे होता है? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि स्टॉक मार्केट को लेके काफ़ी लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, पर ये सब नीटी ग्रिटीज उसको डिटेल में पता नहीं होते। एक बहुत बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बैक टू स्क्वायर वन हम जाते हैं। पहला एग्जांपल था कि हमारे नेबरहुड में कोई एक बंदा फास्ट फूड की शॉप ओपन कर रहा है, उसको 10 लाख रुपए की जरूरत थी, और हम सब लोग 1-1 लाख रुपए पैसा देना चाहते थे उसको। तो अब सोचो कि 2-3 महीना 6 महीना होगा तो बिजनेस चालू होगा, राइट? उसका वो बिजनेस में अप डाउन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। 1 साल 2 साल जाएगा, हम उसके पास से रिपोर्ट मांगेंगे कि भाई तू कर क्या रहा है, हमारा तो पैसा लगा है, वही कब हमारे घर में प्रॉफिट आएगा, सबको ये होता है। तो हम उसके पास रिपोर्ट मांगेंगे ना, कुछ बुक्स देखेंगे सिंपल तरीके से, या तो उसके पास चाय पी के बैठेंगे भाई क्या हो रहा है। तो उसका अगर बिजनेस, अगर आप ये मानते हो कि एकदम ऊपर तो नहीं जा सकता, ऊपर नीचे जाता रहेगा कोई रीजन की वजह से, तो अगर उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाएगा तो सेम चीज रिलायंस और एसबीआई में भी अप्लाई होती है कि अगर उन लोगों का बिजनेस परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाता है तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? उसकी स्टॉक प्राइस में। जैसे कि हमारा जो नेबर है वो फास्ट फूड शॉप ओपन करके बैठा है, 1 साल चला गया, बहुत अच्छा रिटर्न उसने दे दिया, हम सब लोग बहुत खुश हो गए। अचानक उसके बाजू में ही एक दूसरी बहुत बड़ी ब्रांड आ गई फ्रेंचाइजी लेके, वही पिज्जा सैंडविच बेचने के लिए। अब आप मुझे बोलो, क्या हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमारा जो फ्रेंड जो काम कर रहा है उसके कस्टमर पे इम्पेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सीधा 20-30% तो आ जाएगा, हम सब लोग भी चिंता में आ जाएंगे। अब आप सोचो कि अब हम खुद ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि रेवेन्यू कम होगा, चलो हम अब क्या करें, दूसरी ब्रांच करे कि नहीं करे, कोई स्कीम निकाले कि नहीं निकाले, हमारे एक्सपेंस बढ़ने लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस बढ़ने लगेंगे, राइट? और कल जाके वो जो लोकल एरिया है, वो सिटी एरिया है, गवर्नमेंट जो लोकल फूड कॉर्पोरेशंस होते हैं कंप्लायंस वाले, वो कुछ पॉलिसी ऐसी लगाए कि आपके पास ये 10 आइटम है, आप इसमें से 3 बेच नहीं सकते, अचानक ही आपका रेवेन्यू बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपके बिजनेस के वैल्यूएशन पे इम्पेक्ट होगा कि नहीं होगा उसका? अगर आप हाँ बोल रहे हो तो सेम तरीके से रिलायंस देखो, एसबीआई देखो, आईडीएफसी देखो, पीडीलाइट देखो, एलएनटी देखो, भले कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहा है, भले कोई टीवी बेच रहा है, भले टीसीएस सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, हर एक बिजनेस के अलग चैलेंजेस होते हैं। जो अलग अलग चैलेंजेस के जो डे टू डे क्वार्टरली इम्पेक्ट आता है, उसके वजह से उसके वैल्यूएशन में फर्क आएगा, तो वो स्टॉक प्राइस में दिखने वाला है। इस तरीके से वो स्टॉक कंटिन्यूअसली अप डाउन टेरिटरी जोन में रहता है। तो जैसे अप डाउन जाता है तो जो ट्रेडिंग करते हैं उनका भी तो अफेक्ट होता होगा। जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर बहुत स्मार्ट होते हैं, ग्रीडी भी होते हैं। आप ऐसे ट्रेडर कोई भी डायरेक्शन में से पैसा कमा सकते हो। अगर स्टॉक अप जाए तो भी कमा सकते हो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि रिलायंस डाउन जाएगा तो भी मैं पैसा बना सकता हूँ। मैं शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना लूंगा, मैं बाय करके पैसा बना लूंगा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉक कहीं नहीं जाएगा तो भी मैं पैसा बना लूंगा। सो ट्रेडर होते हैं वो ऐसे बैठा नहीं रहता है, ट्रेडर के पास दिमाग है, वो हर एक डायरेक्शन में से पैसा बना लेगा। सो ट्रेडिंग इसलिए इंटरेस्टिंग होता है कि आपका दिमाग जितना चले उतना आप पैसा बनाने लगे। तो कई बार सुना है जब मार्केट अप जाता है डाउन जाता है उस टाइम पे ऐसे टर्म्स सुनने में आता है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो क्या मीनिंग होता है इन टर्म्स का? ओके, बहुत बेसिक है इसका। कोई भी जो दुनिया का जो स्टॉक मार्केट होता है, चाहे जापान की बात कर लो, कोरिया, यूएसए, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ये सब टर्म्स बनाई जाती है। जैसे कि इंडिया में बोलते हैं सेंसेक्स, जिसका नाम है सेंसिटिव इंडेक्स, उसको बोला जाता है। ये लॉन्च किया हुआ है बीएसई ने। बीएसई मतलब हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं कि भाई वो बॉम्बे में लोकेटेड है। अब इसका मतलब क्या कि जैसे कि कोई एक स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, वहाँ पे हम लोग मिलने जाते हैं कि भाई आपका बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका मैथ्स का परफॉर्मेंस कैसा है, तो समझ लो कि वहाँ पे स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हो, तो आप 300 को अलग अलग बोल के कैसे मेजर करोगे? तो स्कूल के जो डीन होंगे वो बोलेंगे कि हमारा मैथ्स का परफॉर्मेंस 92% है, राइट? एक फिगर पे ही आपको बता दिया। फिर आप बोलोगे कि ये तो इस साल का परफॉर्मेंस है, पिछले 10 साल से आप क्या करें, तो आपको बता देगा कि भाई 92% है, पिछले साल 89 था, उसके पहले 94 था। एक सिंपल से एक चार्ट पे आपको वो बता देगा, तो 10 साल का परफॉर्मेंस आपको पता चल गया। उस तरीके से आप साइंस का परफॉर्मेंस पूछ लो, टॉप 10 का परफॉर्मेंस पूछ लो, बॉटम 10 का परसेंटेज पूछ लो, एवरेज का पूछ लो, आप डेटा से प्ले कर सकते हो और आपको 5 मिनट में आपको ऐसी हजारों चीजों का पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनी है। अब मैं आपको पूछूंगा कि जानकी इंडिया का स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, तो आप मुझे 5000 कंपनी का रिपोर्ट कैसे दोगे? अब समझो, इंडिया के मार्केट में तो जापान से भी इन्वेस्टमेंट होता है, यूएस से भी होता है। वो लोगों को वहां बैठे बैठे जानना हो
कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है, इंडिया का सीमेंट सेक्टर क्या कर रहा है, इंडिया की टॉप कंपनी क्या कर रही है, राइट, इंडिया क्या कर रहा है, तो वो क्या करेंगे। तो बस ऐसे सब आंसर के लिए जैसे कि बीएससी ने बोला कि हमेशा हम अपनी टॉप 30 कंपनीज को अलाउ करेंगे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करो ग्लोबल स्केल पे। अच्छा, तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ फॉर्मूला है, उसके ऊपर ये 30 कंपनियों को चुना जा चुका है और वो हमेशा थोड़ा ये कोई कंपनी को निकाल के रिमूव करते रहते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। जैसे कि स्कूल में भी होता है ना कि आप चैंपियनशिप के लिए किसी को भेजोगे, क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस कम होगा तो उसको बिठा देंगे, राइट, पर क्रिकेट में भी होता है ना कि ये टीम हमें नेशनल में जितवाएगी, उसको प्रेजेंट करेगी, सबको तो नहीं बोल सकते। तो बीएससी ने बोला कि हमारे पास हजारों कंपनी है, हम 30 कंपनियों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और उसका एक टोटल एक एवरेज मिला लेते हैं, ये 30 स्टॉक का, उसको हम बोलेंगे सेंसेक्स। तो जापान में कोई है, कोरिया में कोई है, वो अपने कंप्यूटर पे सेंसेक्स लिखेगा ना तो उसको उसका चार्ट मिल जाएगा, तो पता कर लेगा कि इंडिया का मार्केट क्या कर रहा है। अब उसको पिछले 10 साल का चार्ट स्टडी करेगा, क्लिक में पता चल जाएगा कि चार्ट क्या कर रहा है 10 साल का। ओके, तो हमारे पास एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसने ऐसा बोला कि अगर बीएससी ला रही है तो मेरे को भी कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि लाना पड़ेगा उसको। तो उसने बोला कि मेरे पास जितनी कंपनी है उसमें से मैं 50 कंपनियों का एक ग्रुप बनाता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं निफ्टी 50 जिसको बोला जाता है। ओके, तो हमारे पास कई बार 2-2, 3-3 भी ऐसा पैरामीटर्स होते हैं। तो जैसे कि आप यूएस में नास्डाक करके हैं, हैंगसेंग करके हैं, यूरोपियन मार्केट में जाओ तो बहुत अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ बैठे बैठे कोरिया का मार्केट देखना हो तो मैं सिर्फ सर्च करूंगा गूगल में, भाई कोरिया का मार्केट का इंडेक्स क्या है, मैं उसको देख लूंगा। राइट, तो ये उस तरीके की ये टर्म है। तो निफ्टी मतलब एनएससी की कुछ कंपनियां हैं और सेंसेक्स मतलब बीएससी का है। ओवरऑल वो हम देखते हैं, मैं आपको बोलता हूँ ना, जैसे कि जान के मार्केट कैसा चल रहा है, तो उसका आंसर लेने के लिए आप सिर्फ गूगल में सेंसेक्स या तो निफ्टी टाइप करो, वो 1% डाउन है तो आप मुझे बोलोगे कि चेतन भाई आज तो मार्केट 1% डाउन है। तो ये ऐसे जाना जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है उसमें। सो एनएससी बीएससी दोनों इंडिया को ही काइंड ऑफ मार्केट रिप्रेजेंट सो एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, जैसे कि स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां आती है, ब्रोकर सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते और ब्रोकर को अलाउ भी नहीं है काफी सारी चीजों में आना। ब्रोकर का काम है कि सिर्फ रिटेल पब्लिक को, आप और हमारे जैसे पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ट्रेडिंग करने का। ब्रोकर का काम वहीं तक ही लिमिटेड है, उसके आगे के सब काम स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सेबी करके एक अथॉरिटी है इंडिया में, उसके अंडर काम करते हैं, क्योंकि वहां पे रेगुलेशंस चाहिए, कंप्लायंस चाहिए, फ्रॉड होता है, ये सब कुछ चेक करना होता है ना। क्योंकि आप लोगों से पैसा ले रहे हो तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। ब्रोकर क्या जवाब मांगेगा, ब्रोकर का काम नहीं है ना कि रिलायंस के पास से जवाब मांगे कुछ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज डाली है, उसके अंदर आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां पे कंपनियां लिस्ट होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, उस पर ध्यान रखती है, डेटा वगैरह प्रोवाइड करती है। जो हम डेटा देखते हैं ना कि रिलायंस की प्राइस क्या थी, सेंसेक्स, वो डेटा कौन प्रोवाइड करता है? एक्चुअली भले वो ब्रोकर से आता हो पर वो डेटा प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज। तो उनके दुनिया भर के बैकएंड में सब काम होता है जो हमें पता नहीं होता है। पर इंडिया में ये 2 है, बाकी छोटे छोटे भी काफी सारे हैं पर 2 ये मेजर है। काफ़ी बार सुनने में आता है कि जब शेयर मार्केट रिलेटेड डिस्कशन चल रहा होता है तब आईपीओ काफ़ी सुनने में आता है। क्या होता है आईपीओ का मीनिंग? ओके, आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आईपीओ का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जो हमारा जो फ्रेंड था जिन्होंने पिज़्ज़ा बर्गर की शॉप डाली, अब समझ लो लक बहुत अच्छे थे और उसका बिजनेस चल गया, तो अब वो एक ही सिटी में 5-10 ब्रांच लगा देगा। लक और अच्छा निकला तो वो सिटी के बाहर जा रहा है, लक और अच्छा निकला तो स्टेट के बाहर जा रहा है। अब एक टाइम पे हो गया कि 40-50 ब्रांच हो गई, रेवेन्यू 50-100 करोड़ के ऊपर क्रॉस होने लगा। अब उसको और ज्यादा पैसा चाहिए, कभी उसको नेशनल लेवल पे जाना है, तो इतना पैसा कौन देगा उसको? वो सोचेगा बैंक के पास जाऊंगा, बैंक दे देगी लोन, पर इतना लोन कौन भरे? तो वो बोलेगी क्यों ना मैं मेरा आईपीओ लाऊं। तो वो गवर्नमेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, तब वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा। अच्छा। कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे सीए ने सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, मैं एक आईपीओ लाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। 500 करोड़ रुपए आएंगे तो मैं यहाँ डालूंगा, पूरा रिप्रेजेंटेशन देगा। फिर उसका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व होती है, काफी सारे ऑडिटर भी इन्वॉल्व होती है, फिर उसको अप्रूवल दिया जाता है, फिर न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आती है, तब हमको पता चलता है ना टीवी और वगैरह से तो भाई कोई कंपनी आ रही है, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो पैसा मांग रही है पहली बार पब्लिक से। हाँ, पर्सनली अभी तक लोन ली होगी, फ्रेंड से पैसे मांगे होंगे, इन्वेस्टर से, पर अब पहली बार पब्लिक के पास आके पैसा मांग रही है।
अब वो पब्लिक कंपनी बनने जा रही है, तो इसलिए बोला इनिशियल पब्लिक, और पहली बार वो पैसा मांग ले रही है इसके लिए। तो फिर उसके फिर होते ना कि उसका बड़ा बिजनेस डिवाइड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि जैसे कि रिलायंस है, कल जाके बोले कि मैं भाई जियो का आईपीओ लेके आ रहा हूं मैं, तो वो तो करोड़ों का होगा, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का, तो कोई आम पब्लिक थोड़ी पैसा डाल सकती है, पर आम पब्लिक को मौका मिले तो 100 रुपए का स्टॉक होगा वो, तो बिजनेस वैल्यूएशन में एक छोटा एक टुकड़ा कर देंगे। जैसे घर में एक पिज्जा मंगाया और खाने वाले 100 लोग हैं, तो छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा ना, पर है तो वो बड़ा टुकड़ा है। तो रिलायंस का टुकड़ा बहुत बड़ा है, पिज्जा बहुत बड़ा है, पर आम आदमी को आने के लिए वो टुकड़ा छोटा सा छोटा कर देंगे वो लोग, पर अल्टीमेटली तो वो हिस्सेदारी है। तो तब आप जब आओगे, आपका ब्रोकर बोलेगा कि रिलायंस का एक जियो का आईपीओ आया है, आपको डालना है पैसा, तो उसमें कुछ मिनिमम डालना होता है, आप एक पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको बोला जाता है कि भाई आप कुछ क्वांटिटी में अप्लाई करो, तो इस तरीके से इंडिया में फिर अप्लाई करवाते हैं। दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन द मार्केट। आईपीओ में भी ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी होती है कि इतना ही आप मिनिमम कर सकते हैं? हाँ, उसमें ऐसा होता है, बिकॉज कोई बंदा बोलेगा मैं एक डालूंगा, एक स्टॉक बाय करूंगा, किसी को 5 करना है, 10 करे, तो कितना बड़ा हेडेक हो जाएगा, राइट? क्योंकि लाखों स्टॉक वहां पे मार्केट में जाते हैं, तो वो हेडेक को बंद करने के लिए उसमें एक पर्टिकुलर लॉट साइज भी उसमें होती है, उस तरीके से उसमें अप्लाई करना होता है। हम एक काम करेंगे, आईपीओ भी एक नया एपिसोड बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिकली ब्रोकर के अकाउंट में जाके हम लोग दिखाएंगे कि भाई आईपीओ दिखता कैसा है और कैसे अप्लाई करना है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है। ट्रेडिंग करते टाइम काफी टाइम हम ये टर्म सुनते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या होता है एग्जैक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग? जब स्टॉक मार्केट आप नया नया सीखना चालू करोगे और अगर आप ट्रेडिंग साइड जाओगे, तो एक चीज आएगी जिसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सिंपल चीज है कि मुझे आज लग रहा है कि एसबीआई का स्टॉक अप जाएगा, तो एसबीआई की क्वांटिटी अगर मैं 100 बाई कर लेता हूँ, और एसबीआई का समझ लीजिए, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि एसबीआई का स्टॉक चल रहा है 500 रुपए में, और वो चीज हो गई 520 रुपए, तो मुझे 20 रुपए इंटू 100 2000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं बाई करके सेल कर दूंगा ना 20 रुपए में। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सुबह 9 से मार्केट 3:30 बजे तक चालू होता है। ये जो 6 साढ़े 6 घंटे का जो पीरियड होता है, उसमें मैं जो भी कर लूँ ना, उसको बोलते हैं इंट्राडे। मुझे अलाउड नहीं है कि मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूँ दूसरे दिन। आज जो करना है वो कर लो, चाहे आपको 5 मिनट में निकल जाना है, 5 घंटे में निकलना है, 2 घंटे में, जो करना है आपको कर लो, बट जो मार्केट खत्म हुआ तो बात भी खत्म हुई। उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। तो फिर ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग को एक्चुअली बोला जाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वायदा बाजार बोला जाता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली स्टॉक मार्केट की देन नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग आया है एक्चुअली कमोडिटी मार्केट्स, और जब से ह्यूमन हिस्ट्री है तब से ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह चल रहा है। जैसे कि पहले के ज़माने में फूल, जो फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव थे काफ़ी से, उसका ट्रेडिंग होता था। फिर जैसे कि गन्नों का ट्रेडिंग होता था, कॉफ़ी के भी कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आपने सुना होगा, काफ़ी सारे जो मसाले आते हैं, काफ़ी सारे एल्यूमिनियम वगैरह है, कॉपर, निंक, उसको कमोडिटी मार्केट बोला जाता है। तो कमोडिटी मार्केट पूरा फ्यूचर्स में होता है। क्यों होता है? उसके पहले का लॉजिक ये था कि काफ़ी सारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है, वेदर पे डिपेंड करती है। आपके पास खेत तो है, पर क्या होगा यू डोंट नो। बहुत सारा रिस्क होता है, एनवायरमेंट का, गवर्नमेंट का भी रिस्क होता था पहले बहुत, अभी नहीं होता इतना, बट क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना, तो आप कैश मार्केट में जाके ट्रेड नहीं करते थे, आप फ्यूचर्स में कि भाई मेरे पास इतना माल आएगा तो मैं इतना बेचूंगा, आप कितना इंटरेस्टेड हो, तो मैं अभी से ही कुछ सिक्योर कर लूंगा। सामने वाला भी सोचेगा कि अगर एनवायरमेंट अच्छा हुआ तो प्राइस तो बढ़ जाएगी, तो अभी से ही मैं आपके साथ कुछ सौदा कर लूँ। तो उसको बोलते हैं फ्यूचर्स, वायदा बाजार मार्केट। तो वही कंसेप्ट आया स्टॉक मार्केट में। आज अभी मैं रिलायंस के फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकता हूँ, एसबीआई के भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ। वो थोड़ा 2-2, 3-3 महीने की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिलती है। वो थोड़ा सीखने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होता है। फ्यूचर्स में जब आपके पास बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज हो, बहुत बड़ी कैपिटल हो, तो ही जाया जाता है। बाकी उसके लिए तो बेटर है कि उसको टच ना करो तो ही बेटर है। तो फिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? तो वायदा बाजार मतलब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेरिवेटिव्स मार्केट बोला जाता है। सही टर्म होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। उसके अंदर एक आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जिसपे हमने सेपरेटली काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाला था। ऑप्शंस की खूबी ये होती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एसबीआई का स्टॉक अप जाएगा, या आपको लगता है कि डाउन जाएगा, या तो आपको लगता है कि यार कहीं पे भी जा सकता है, ये तो बजट आने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी बोल दे क्या पता, या तो आपको लगता है नहीं मार्केट तो बहुत ठंडा चल रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा,
तो ऑप्शन की दुनिया में जो मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज बोली वो सभी पॉसिबिलिटी पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। अच्छा। क्योंकि इंट्राडे तो एकदम सीधा साधा सिंपल है, बाय करो सेल करो, या तो सेल करो बाय करो, आप कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा। फ्यूचर्स में भी सेम ही है, रिस्क ज्यादा है वहां पे एक्चुअली, क्योंकि वो एक डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया, लॉट साइज बढ़ गई, काफी सारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग हो गया। ऑप्शंस की दुनिया इसलिए बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन है कि जहाँ पे रिस्क मैनेज भी कर लो और कोई भी पॉसिबिलिटी पे ट्रेड भी कर लो, तो एक ऑप्शन की दुनिया है। बट एक्चुअली इंट्राडे बोल लो, फ्यूचर्स बोल लो, ऑप्शन बोलो, ये टॉपिक इतने कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो जस्टिफाई नहीं करेगा कि मैं 5 मिनट में किसको बोल दूं। जो लोग वीडियो देख रहे हो कई बार वो लोग, आई होप कि वो लोग डर ना जाए, क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग अ समरी। हम लोग डिटेल में काफी सारे वीडियोस करेंगे, अभी तो सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू में दे रहा हूँ। तो जैसे ये एक कुछ टॉपिक्स हो गए, इसके ऊपर हम डिटेल में और जान सकते हैं। हाँ। वैसे कुछ आप ऐसे टॉपिक्स बताएं जो जानना जरूरी है स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा, जो लोग बिगिनर्स होते हैं उसके लिए जानना ये जरूरी होता है कि भाई प्राइस कैसे चेक करें, रिलायंस की प्राइस चेक करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, जो सिंपल चार्ट होते हैं उसको समझे कैसे, फिर जैसे कि आईपीओ में कैसे सब्सक्राइब करें, फिर जैसे कि बाई सेल कैसे करें, ब्रोकर का अकाउंट है वो आप एक्सप्लोर करो ओपन करा के। ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर आजकल फ्री अकाउंट देते हैं क्योंकि कोई चार्जेस नहीं होता, तो ब्रोकर अकाउंट ओपन करके उसका हर सेक्शन एक्सप्लोर कर लो, छोटी मोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, बेचा कैसे, भले ना एक एक क्वांटिटी से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सब कुछ जान लो। डिविडेंड कैसे मिलता है, कैसे अकाउंट में से फंड ट्रांसफर करते हैं नहीं करते, क्या क्या इश्यूज आते हैं आपको। तो सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, स्टॉक प्राइसेस कैसे चेक करते हैं, दूसरे कंट्री के स्टॉक प्राइसेस कैसे चेक करते हैं, यहाँ बैठे बैठे एप्पल, सैमसंग, होंडा के प्राइसेस कैसे चेक करते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसा पैसा डालते हैं, वो सब ब्रोकर अकाउंट से हो जाएगा। पर वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना काम है इसके लिए। तो मैं वही ब्रोकर का अकाउंट पकड़ लो और उसमें जितना एक्सप्लोर करना कर लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब इसमें जैसे रिस्क फैक्टर क्या है बेसिकली सबसे ज्यादा? ओके, स्टॉक मार्केट में जो रिस्क हम बोलते हैं, जो मनी रिलेटेड रिस्क क्या होता है कि जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि रिलायंस में मैंने इन्वेस्ट किया, एसबीआई में किया, पीडीलाइट में किया, एलएनटी में किया, टीसीएस में किया, इन्फोसिस में किया, तो ये एक बिजनेस रिस्क बोला जा सकता है कि इस बिजनेस को जितने जितने रिस्क होंगे वो सब मुझे लागू पड़ेंगे। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट कल जाके कोई भी पॉलिसी चेंज करे तो उसकी प्राइस पे इम्पेक्ट होता है। कि जैसे कि एसबीआई को एक गवर्नमेंट की कंपनी माना जाता है, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू बोला जाता है। हमारे पास काफी सारी रेलवे कंपनी है, केमिकल कंपनी है, जो पीएसयू के अंदर आती है, गवर्नमेंट ने उनको स्पॉन्सर किया होता है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। उन कंपनियों का इश्यू क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो उसके बिजनेस में बदलाव आ जाते हैं। तो हर एक जो आप स्टॉक में पैसा डाल रहे हो वो कौन सा है वो आपको जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके रिलेटेड रिस्क क्या है वो समझना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी सारे फ्रॉड भी हुए थे और काफ़ी सारे इश्यूज भी हुए थे। जैसे वोडाफोन है वो अभी मर्ज हो गया आइडिया के साथ। तो क्यों मर्ज हुआ? क्योंकि मार्केट टफ हो रहा था, कंपटीशन ज़्यादा थी, जियो ने मार्केट पूरा गिरा दिया था। इंडिया का मार्केट सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वी आर वेरी प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, हमको चीप चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। तो एक टाइम के उनको बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए दोनों कंपनियों को मर्ज करना पड़ा। सो आप कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ पे पैसा डालते हो और उस इंडस्ट्री में क्या रिस्क है वो अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलता था ना कि लोग ये समझते नहीं है। फिर उनको ऐसा लगा कि मुझे तो वोडाफोन में पैसा डालना चाहिए या तो मुझे तो भारतीय एयरटेल में पैसा डालना चाहिए, तो वो इस तरीके से पैसा डाल देते हैं। वो समझते नहीं कि रिस्क क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो कौन से ट्रेड में मेरा कितना रिस्क है, उसको मैनेज कैसे करूँ, वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लिस्ट डाउन कर सकते हैं जब कोई बिगिनर हो, जैसे जिसको कुछ आइडिया नहीं है, उसको जानना हो कि मुझे ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे डू नॉट लिस्ट और डू लिस्ट, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे कि पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने स्पेसिफिकली इस चीज़ का डिस्कशन किया है। इस टॉपिक को बोल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का भी पार्ट होता है और रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट होता है। इट्स ऑल अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कि जैसे ट्रेडिंग में कितने टाइप के रिस्क होते हैं और ट्रेडर डे टू डे बेसिस पे कैसे उसको मैनेज कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में कितने टाइप के रिस्क होते हैं और उसको कैसे मैं मैनेज करना चाहता हूँ। तो जो कोई भी वीडियो ये देख रहा है तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि कोई भी वो फील्ड में जाता है, चाहे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट, तो ये सब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे और इसके भी हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। जैसे शेयर मार्केट इतना डीप टॉपिक है, क्या इसको हम कैरियर बना सकते हैं इसमें?
स्टॉक मार्केट में अभी करियर बनाना बहुत पॉसिबल है। द रीजन इज कि काफी सारे ब्रोकर्स आ गए, ब्रोकर्स को काफी सारे एम्प्लॉयज की जरूरत है। अच्छा। तो जैसे कि स्टॉक को एनालाइज करना, क्लाइंट को संभालना, रिसर्च करना, रिसर्च रिपोर्ट क्लाइंट्स को भेजना, तो इंडिया का मार्केट बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों में। जब कोई आईपीओ आता है उसके पीछे भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है। तो लेट्स से कि आप स्टॉक मार्केट को कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको ब्रोकर के यहाँ अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है जो खास करके आईपीओ के सराउंडिंग काम करती है, उसके यहाँ पे भी बहुत रिसर्च और एनालिसिस का काम बहुत होता है। फिर काफ़ी सारे ब्रोकरेज और अच्छी अच्छी कंपनी होती है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है कि जैसे कि आपके पास पैसा हो, आपको खुद मैनेज करना आता नहीं हो तो आप मैनेज नहीं करना चाहते तो आपको फीस दे के वो पैसा आप मैनेज करवा सकते हो। तो ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज भी होती है। तो आप अलग अलग सर्टिफिकेट्स लेके इंटरव्यू क्लियर करके आप स्टॉक मार्केट को इंटरेस्ट हो तो एक लॉन्ग टर्म कैरियर भी बना सकते हो आप इसको। तो चेतन बताया कि पोर्टफोलियो को आप इजी और सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करोगे और क्या होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट उसमें? पोर्टफोलियो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे 10,000 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, पर क्या 10,000 से वेल्थ बनेगी तो वो नहीं बनने वाली है। अच्छी कैपिटल कुछ तो चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब आप कौन हो, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके पास कितना पैसा है, आपका अगले 5-10 साल का गोल क्या है, आपको कितनी वेल्थ बनानी है, उस हिसाब से आप उस पैसे को मैनेज करोगे। आप 5 स्टॉक में डालोगे, 10 में डालोगे, रिस्क कितना लेना चाहते हो, कंजर्वेटिव सेफ स्टॉक कितने चूज करना चाहते हो, नई कंपनी कितनी चूज करना चाहते हो, ये सब मैं आपके साथ बैठूंगा, पता चलेगा। तो एक पोर्टफोलियो फिर मैं आपका बनाऊंगा कि आपके लिए बेटर है कि आप ये 3 इंडस्ट्री में इतने स्टॉक में पैसा डालो इतने साल के लिए, और हो सकता है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से मैं आपको बोलूँ भाई आपके लिए 7-8 स्टॉक इनफ है लॉन्ग टर्म के लिए। सो पोर्टफोलियो यही होता है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल योर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। शायद उसमें कई बार म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, उसके अंदर गोल्ड भी आ सकता है, आपका रियल एस्टेट भी उसके अंदर आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इज योर ब्रीफकेस वेयर यू होल्ड ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। शेयर मार्केट से हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम? सो फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग से आप इनकम कमा सकते हो। ट्रेडिंग से खर्चे तो निकल ही सकते हैं, सेकंड सैलरी भी जनरेट हो सकती है, पर ट्रेडिंग से आप कैपिटल जमा करके फिर वो कैपिटल को आप इन्वेस्टमेंट में भी ले जा सकते हो। कई बार लोगों के पास चैलेंज होती है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है पर कैपिटल नहीं है, तो वो लोग कई बार ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग से छोटी छोटी जो कैपिटल जमा होगी वो मैं इन्वेस्टमेंट की साइड ले जाऊंगा। तो स्टॉक मार्केट में आप कमा किस तरीके से सकते हो, एक तो इन्वेस्ट करके कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, उस पर डिविडेंड बोनस वगैरह आएगा तो आपको इनकम मिलेगी आपको। लोग बोलते हैं पैसिव इनकम, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि थोड़ा आपको हेडेक तो लेना पड़ेगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो। तो इतना तो पैसिव नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ, थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हो लॉन्ग टर्म में, और ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म में टारगेट डिसाइड करके रिस्क मैनेजमेंट करके आप उसमें से इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर किसी को स्टॉक मार्केट में सिर्फ इन्वेस्ट करना है तो वो आगे कैसे बढ़े? लेट्स से कि किसी का टारगेट है कि यार मुझे इतना ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि यू हैव टू बिकम अ बिजनेसमैन। विदाउट बीइंग अ बिजनेसमैन यू कैन नॉट डू द इन्वेस्टमेंट। ये जो आपको हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स बोलते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, ये इसीलिए कि उनको पूछो ना तो वो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक टीवी पे दिख रहा था, ये स्टॉक एकदम हॉट लग रहा है, व्हाट्सएप पे अपडेट्स आ रही है, मेरे ब्रोकर ने बोला है, मैंने पैसा डाल दिया। ऐसा नहीं होता। लोगों को आप पूछो कि भाई आपने एल&टी में पैसा डाला था, तो आप बताओ कि एल&टी का बिजनेस एक्चुअली है क्या, एल&टी कैसे पैसा कमा लेती है, तो लोगों के पास आंसर नहीं होता। डीमार्ट, लोग डीमार्ट में पैसा लगाते हैं, ठीक है, पर लोगों को डीमार्ट का बिजनेस पता है क्या? मैं एक बात बोलूं रियलिटी की, डीमार्ट की जो एक ब्रांच होती है ना, उसको भी आप समझ नहीं सकते, क्योंकि डीमार्ट की एक ब्रांच का टर्नओवर कितना होगा, उसके ऑडिटिंग, उसके बैलेंस शीट आप समझना वो भी डिफिकल्ट होता है, राइट? उसको अगर मैं आपको बोल दूं किसी को कि आप डीमार्ट की एक ब्रांच को मैनेज करके दिखाओ 1 साल, तो कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। तो हम कैसे मान सकते हैं हम घर में बैठे बैठे पूरा डीमार्ट का बिजनेस समझ लिया, राइट? सो मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन करो कि डीमार्ट में आप पैसा डाल रहे हो तो डीमार्ट क्या करती है, डीमार्ट कहाँ से पैसे लाती है, डीमार्ट के कॉम्पिटिटर्स कौन है, डीमार्ट कितना मार्जिन कमाती है, क्यों इतना डिस्काउंट में बेच रही है, कितने एक्सपेंसेस अपने एम्प्लॉइज के पीछे डाल रही है। मैं एक बात बोलूँ, सोसाइटी में ऐसा है कि अपने फ्रेंड को अपने 1 लाख रुपए देंगे ना बिजनेस में, तो उसको 50 क्वेश्चन पूछ डालेंगे, और उसकी शॉप पे हम 10 बार जाके बैठेंगे, यार प्रॉफिट कब आएगा कब आएगा। उसको हम इसी तरीके से पैसे नहीं देंगे, है ना। 1 लाख भी ज्यादा बोल दिया, उसको तो 25,000 भी नहीं देंगे हम लोग,
पर वही बहुत बड़ा पैसा हम कोई भी स्टॉक में डाल के आ जाते हैं। वहां पे ये सब क्वेश्चन, वही तो सब क्वेश्चन पूछने होते थे, वही तो नहीं पूछा, राइट? जैसे रिलायंस, अगर मुझे लगता है कि यार रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, एक साइड जियो को लॉन्च कर रही है, एक साइड रिटेल बिजनेस में जा रही है, एनर्जी का सेक्टर है, मुझे तो समझ में नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो छोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई सेक्टर तो छोड़ दो, दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर आपको बैंक समझ में आती है तो बैंक में डालो पैसा, अगर आपको केमिकल सेक्टर समझ में आता है तो केमिकल में डालो। पर ऐसा नहीं कि मुझे तो केमिकल में भी डालना है, मुझे कंस्ट्रक्शन में भी डालना है, मैं रिलायंस में डालना हूँ। इतना एक्सपर्टाइज किसी में होता नहीं है, समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कैसे रिलायंस को कैसे समझोगे? वही बहुत बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, उसके अंदर ही कितनी सारी कंपनी छुपी हुई होती है, राइट? पर लोग फिर पैसा डाल के बोलते हैं अरे मेरा पैसा डूब गया, बट बिकॉज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो इन्वेस्टमेंट में अगर जाना चाहते हो तो एज ए बिजनेसमैन सोचो, एज ए बिजनेसमैन सोचो, क्वेश्चन करना चालू करो, इंडस्ट्री को समझना चालू करो, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे। ये जो क्वेश्चंस आते हैं इंडस्ट्री को समझने के लिए, कोई है जिसको हम पूछ सकते हैं? जैसे ब्रोकर होता है तो हम उसको ट्रेडिंग रिलेटेड हम पूछते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, तो कोई पॉइंट है जहाँ पे हम जाके इसकी डिटेल ले सकते हैं? कुछ वेबसाइट्स हैं, आप गूगल में डालोगे तो एक टिकट ऐप करके वेबसाइट, एक ट्रेंडी लाइन करके वेबसाइट्स है, आपको मिल जाएगी, और बहुत डेटा प्रोवाइड करती है। रिलायंस के जितने डेटा पॉसिबल वो प्रोवाइड करेगी, एसबीआई के जितने डेटा पॉइंट्स होंगे, कई बार पूरी इंडस्ट्री का, जैसे कि अच्छा आईसीआईसीआई बैंक आप रिसर्च करो, आईसीआईसीआई कहाँ पे है? बैंकिंग इंडस्ट्री में। बैंक इंडस्ट्री की पूरी डिटेल देगी कि बैंक इंडस्ट्री में टोटल 40 कंपनियां हैं, इसमें से छोटी इतनी है, बड़ी इतनी है, ये है, इसके रिलेटेड न्यूज आना नीचे चालू हो जाएंगे। तो आप ये सब ट्रैक कर सकते हो, बट ये एक बेसिक चीज हुई, थोड़ा आपको इसमें अंदर जाना पड़ेगा कि ये बैंक इंडस्ट्री है क्या। फिर जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, उसके सब जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं वो देखने पड़ेंगे कि भाई उसके सीईओ क्या बोल रहे हैं, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फिर इंडिया का जो बजट है वो बैंक में क्या देख रहा है, बैंक की स्कीमें अभी क्या चलने वाली है। बिकॉज अब आप इंडस्ट्री को समझोगे तो स्टॉक का समझ पाओगे। लोग कभी भी इंडस्ट्री को नहीं समझते, राइट? अगर मुझे समझ लो कि केमिकल सेक्टर, जो मैंने भी इतना एक्सप्लोर नहीं किया मेरी लाइफ में, तो केमिकल सेक्टर में आती है पीडीलाइट, जो एडहेसिव और स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल केमिकल बोलते हैं, फेविकॉल कंपनी, राइट? बहुत ही वेल्थ मेकिंग कंपनी है, बहुत बड़ा रिटर्न दिया है उसने, हजारों % का, अभी भी इतना पैसा दे रही है, क्योंकि उसका मार्केट में शेयर बहुत ज्यादा है जो कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, कॉम्पिटिटर्स आए हैं पर इसका शेयर तोड़ नहीं सकता कोई। पीडीलाइट अच्छी कंपनी है, सालों से है, मैनेजमेंट अच्छा है, पर पीडीलाइट में इन्वेस्ट करने से पहले मुझे उस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्क है, ये इंडस्ट्री का आगे का 10 साल का फ्यूचर क्या है, उसमें पीडीलाइट खुद क्या कर रही है, राइट? कैसे उसने अपने आप को अभी तक मेंटेन किया है कंप्यूटर्स के सामने, वो भी स्टडी करो, तब जाके आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये सब जानते नहीं है लोग, पर ये सब आई एम गिविंग यू अ वर्कफ्लो कि इस डायरेक्शन में आप काम करना चालू करो, राइट? और अगर किसी को जैसे इन्वेस्ट नहीं करना है पर सिर्फ ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? एज ए ट्रेडर मैं बोलूँ कि आई थिंक दिस रिक्वायर्स अ होल न्यू एपिसोड, बट मैं थोड़ा समराइज करने के इस, आई थिंक जानकी, हम जितनी भी बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, उस हर एक टॉपिक पर अलग एपिसोड बनेगा, राइट? सो आई फील बैड के मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, कि वरना तो 5-6 घंटे भी कम पड़ेंगे। बट अगर कोई ट्रेडिंग में जाना चाहता है, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट में बोला कि यू हैव टू बिकम अ बिजनेसमैन, फोकस ऑन द इंडस्ट्री, दैट्स योर स्टार्टिंग वर्क फ्रेम। ट्रेडिंग में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्रेडर बनना है, अपने इमोशंस पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको, माइंडसेट पे। क्योंकि क्या होगा पता है, छोटा लॉस देखोगे डर जाओगे, प्रॉफिट आएगा कॉन्फिडेंस हो जाओगे। मनी के साथ खेलना और आपको जॉब करना, ये बहुत अलग अलग चीजें होती है। कहीं पे बैठ के 30 दिन काम करके सैलरी लेना और 1 लाख के कैपिटल के ऊपर 10-20% कमाना बहुत अलग चीज होती है। तो कई बार आप देखोगे आपके इमोशनल जो मेकअप होता है, हमारा माइंडसेट होता है, वही सही नहीं है। सो एज ए ट्रेडर आपको माइंडसेट पे काम करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा, और आपको चूज करना होगा कि आप इंट्राडे में जाना चाहते हो, ऑप्शंस में जाना चाहते हो, कॉम्बिनेशन, सबका बेसिक नॉलेज लो और स्टेप बाय स्टेप ट्राई टेस्ट करो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, अपने आप को एक्सप्लोर करो। जितना अपने आप को एक्सप्लोर करोगे उतना फायदा होगा। आंसर इज नॉट इन एनी सॉफ्टवेयर और इन द टूल्स, आंसर इज विद इन यू। पर ये अच्छा नहीं लगता लोगों को, बट हाँ, अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दिस इज द राइट वे टू डू इट। जैसे पैसा तो बनेगा, हमें काफ़ी न्यू इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आते हैं, तो जो भी न्यू इन्वेस्टर ट्रेडर्स अब आएंगे, आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो? देखो,
पैसा तो बनेगा में हम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, दैट इज़ कोचिंग एंड मेंटरशिप। और दूसरी चीज़ ये होती है कि स्लो सक्सेस। आई प्रीफर स्लो सक्सेस रादर देन फास्ट सक्सेस। फास्ट सक्सेस में ईगो बिल्ड हो जाता है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पैसों का खेल है, वहाँ पे स्लो सक्सेस होनी चाहिए। सो मुझे ऐसे ट्रेडर और इन्वेस्टर के साथ काम करना पसंद है जो स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनको सिर्फ कोचिंग और मेंटरशिप देते हैं। जैसे कि पैसा तो बनेगा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सिस्टम्स मिल जाएगी, ट्रेडिंग सिस्टम्स के, इंट्राडे सिस्टम, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, इन्वेस्टमेंट सिस्टम, ऑप्शन सिस्टम। ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर स्ट्रेटेजीज भी है, टूल्स की भी ट्रेनिंग दी गई है, माइंडसेट की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो एक 360 डिग्री अप्रोच से हम उनको सिखाते हैं, गाइड करते हैं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। तो इस तरीके से नए ट्रेडर्स जुड़ सकते हैं पैसा तो बनेगा के साथ। चेतन, आई बिलीव कि आज का जो हमारा ये डिस्कशन है ना, ये काफ़ी नॉलेजेबल है, और हमारे जो न्यू ट्रेडर्स है या न्यू इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज का जो टाइम है, जो करंट टाइम है, उसमें ज़रूरी है कि लोग इसका नॉलेज ले और इंटरेस्ट ले स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस में। आप कैसे कंक्लूड करोगे आज का ये सेशन? कंक्लूजन में अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि डोंट लिसन टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स। आई डोंट क्रिटिसाइज देम डायरेक्टली, बट वेन एवर यू डू समथिंग देयर विल बी क्रिटिसिज्म। और स्टॉक मार्केट में थोड़े ज़्यादा होते हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हो सकता है आपका लक बहुत अच्छा हो और आपकी लाइफ चेंज हो जाए, पर आपके आड़ोस पड़ोस में और रिलेटिव्स ने बोल दिया और अब स्टॉक मार्केट में कुछ बायस लेके आप बैठ गए। ऐसा नहीं है। लाइफ में थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा करेज दिखाओ, कम से कम सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो, उसको एक्सप्लोर करो, भले थोड़ा पैसा डालो। अगर चीज़ें समझ में आने लगी तो हो सकता है आपका लक खुल जाए, हो सकता है कि आप बहुत बड़ी वेल्थ बना लो। पर सिर्फ आप डर रहे थे या तो आपके माइंड में बहुत सारा मिसकंसेप्शन था। अगेन उसमें मैं डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, मोरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि दैट डजंट मीन कि स्टॉक मार्केट इज सक्सेस। स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उसमें स्केलेबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज देयर इज नो एनी अपर लिमिट, इसलिए लोग उसको शॉर्टकट बोल लेते हैं। उस तरीके से मत आओ कि मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, कल मैं इतना कमा लूंगा। नहीं, वो भी कमा सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। पर स्टॉक मार्केट ये है कि अगर आपने उसको सही डिसिप्लिन दिया, सही तरीके से अप्रोच किया, तो वो आप जितना इनपुट डाल रहे हैं ना उसका 10, 20, 50 टाइम्स रिटर्न दे देगा। और आज के टाइम पे जहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, जहाँ पे कंपटीशन ग्लोबल हो गई, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपके कंपटीशन सिर्फ इंडिया वाले इंजीनियर से नहीं है, ग्लोबली इंजीनियर, क्योंकि फ्रीलांसर हर जगह पे बैठे हुए हैं। अगर कंपटीशन इस लेवल पे जा रही है, अभी तो एआई भी आ रहा है, राइट, तो उस वहाँ पे आप ऐसा बैठ नहीं सकते कि चलेगा मैं फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करूँगा। आपको करना ही पड़ेगा वन वे और अदर वे, वरना कोई और आगे निकल जाएगा। ये मेरा कहना है। और कोई भी क्वेश्चन या तो गाइडेंस चाहिए तो आप हमेशा पैसा तो बनेगा के साथ व्हाट्सअप और ईमेल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और जान के आपने बहुत अच्छा लिस्ट बनाया था। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा चल गया, ऑलमोस्ट 1 आवर का हो गया है, बट आई थिंक आई एंजॉयड इट। एंड आई थिंक जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को देख रहे होंगे, आई होप कि उनको क्लैरिटी मिले होगी और हम इतने एपिसोड बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।